Pretty welcome back to Unstable TV. So sit back, Russ, and chill out. This is going to be a long video. We have a lot to get through on this one and a lot to learn. So looking forward to that with you guys. So thanks for sending this over. What are we checking out today, Danielle? So today, James, this is why 99.6% of Indians aren't rich. That is a huge number. Huge number. Why are so many Indians living in poverty? Why is it the majority of them? It just seems absolutely ridiculous. Yeah. So we're going to find out now. So watch with us. We're going to be pausing to have a chat in between, and then we'll have a long talk at the end with you guys to get your opinions and ours and review this. Let's go. P.S. This video does have subtitles, so please use them because we are going to be using them too. We're going to watch with the subtitles on but not upload with them. So if you need to use the subtitles, it's CC in the right hand corner. ये है देवानंद प्रसाद। वो 55 साल के ऑटो ड्राइवर है। जी हाँ, ये मेरा ऑटो है सर। यही किसी को चला के अपना जीविका। जो पटना डिस्ट्रिक्ट के कुर्थौल इलाके में रहते हैं। हफ्ते के 7 दिन सुबह से लेकर शाम वो पटना शहर में 7 days a week। कितनी भी मेहनत कर ले, महीने के एंड तक उनकी सिचुएशन बदलती नहीं। एक महीना में बहुत मुश्किल से 15 से 20 हजार रुपया के आसपास होता है। उसमें घर मकान रेंट देना पड़ता है, खाना होता है, बच्चों का पढ़ाई है, फीस है, ट्यूशन फीस है, स्कूल का कॉपी किताब है। बहुत मुश्किल से परिवार चल पाता है। उनका सबसे बड़ा एक्सपेंस है रेंट का, महीने के 4000 रुपए। इसमें 20 साल के करीब हो गया सर, समझ गए। उस समय से रेंट देते थे 1500 रुपया, 1500 से देते अब 4000 रुपये देना पड़ रहा है। पिछले 20 सालों में वो 5 और परिवारों के साथ सेम घर में रह रहे हैं। परिवार के लिए किराना दुकान का सामान उनको पड़ता है 5 से 7 हजार रुपए का। फिर आता है बच्चों की पढ़ाई का खर्चा। ट्यूशन फीस है 2500 रुपए हर महीने की। जी, सरकारी स्कूल में पढ़ता है बच्चा लोग तो कॉपी किताब में लगता है, ट्यूशन फीस लगता है। जो उनकी इनकम है 15 से 20 हजार और रेंट, ग्रोसरीज और ट्यूशन फीस के बाद उनकी जेब में ज्यादा बचता नहीं है। और छुट्टियों की पॉसिबिलिटी तो भूल ही जाओ। नहीं, घूमने का कभी अवसर है, उतना आमदनी नहीं होता है कि हम लोग को तो बहुत इच्छा करता है वैष्णो देवी चले, दार्जिलिंग चले, गैंगटॉक चले, सिक्किम चले। खाली पेपर में देखते हैं, आत्मा को उत्साह होता है, पेपर देख के कहते हैं कि मेरा देश इतना अच्छा है, लेकिन हम लोग ऐसे मध्य वर्ग के लोग नहीं जा पाते हैं। महंगाई की वजह से उनके लिए चावल और सब्जी खरीदना भी मुश्किल हो गया है। जहाँ चावल था 10 रुपए किलो, अभी हो गया 50 रुपए किलो। आमदनी कम हो रहा है, खर्च ज्यादा हो रहा है। अब बच्चों लोग के कॉपी किताब ये सब महंगा हो गया है, राशन का किराना सब सामान महंगा हो गया है, नहीं बच पाता है हम लोग का, इसलिए परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देवानंद जैसे लोग के लिए जिंदगी इमरजेंसी पर भी नहीं रुकती। अगर उनको खुद को बुखार भी हो तो भी उनको ऑटो चलाना पड़ता है, नहीं तो परिवार भूखा रह सकता है। और अगर परिवार में कोई मेजर मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो सारी सेविंग्स गायब हो सकती है। इसका मतलब है कि मानो उनको पूरी जिंदगी रीस्टार्ट करनी होगी। कोई पैसा नहीं बच पाता है, जो थोड़ा बहुत बचता भी है तो कभी बीमारी होता है तो उसमें हॉस्पिटलाइज में खर्च हो जाता है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि देवानंद जी के बच्चे क्यों नहीं कमा रहे। उन्होंने पढ़ाया तो उनको था, पर बेचारों को नौकरी नहीं मिली। दो बच्चा BA पास करके बैठे हुए हैं। अब उनके आगे की पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं, तो मैंने कुछ सरकार से कई एक बार लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन नहीं मिल पाया। पढ़ाई उनका अभी बंद हो गया। देवानंद जी का परिवार डेली की जिंदगी में अटका हुआ है, जहाँ वो डेली का कमाते हैं और डेली का खाते हैं। उनको कोई तरीका मिला ही नहीं है इस साइकिल को तोड़ने का। और ये इंडिया में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको इकोनॉमिक्स में कहा जाता है लो इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी। इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी हमें बताती है कि कितने बच्चे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव कर पाते हैं अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन से। बिहार में बस 16% बच्चे जो लो इनकम फैमिली से हैं वो हायर इनकम ब्रैकेट में आ पाते हैं, जबकि डेनमार्क में ये नंबर 38% है। पर क्यों? इसके पीछे एक मेजर कारण है एजुकेशन क्वालिटी। रिसर्च ने दिखाया है कि इंडिया जैसे देशों में एजुकेशन और इनकम का लिंक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बच्चे जो ज्यादा पढ़ेंगे उनके चांसेस अच्छा कमाने की भी ज्यादा है। इसलिए जेईई एक बहुत अच्छा तरीका है हमारे देश में इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी का। An auto driver's son whose family struggled to meet ends meet, Nitin has secured All India rank of 884 in JEE advanced exams, putting him in a position to join his dream IIT. पर जैसे अनअकैडमी के गौरव मुंजाल ने कहा था, So Unacademy is
I don't, internally also we don't think we are in the education business. We think we are in this tournament business. अच्छे कॉलेजेस की सप्लाई इतनी कम है हमारे देश में कि उनमें घुसने के लिए मानो एक ओलंपिक स्पोर्ट जीतना पड़ता है। और इस कॉलेज की रेस को जीतने के लिए हर रिसोर्स मैटर करती है कि आपका जूता कैसा है, आप खाना क्या खा रहे हो और आपका कोच कौन है। इसी वजह से अच्छी कोचिंग हासिल करना बहुत ज़रूरी है। पर अगर आपके परिवार के पास इतना पैसा ही ना हो कोचिंग दिलाने के लिए आपको, तो ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं कि जो इस पर जरा सा गौर करने का चीज है कि हाँ अभी भी भारत विकसित देश में This is so upsetting to watch, isn't it? Yeah, like this is a very harrowing of a story. We didn't realise that's how much goes into the education. Like we understand now why there's so many Indians flooding Ireland because all of the free education options Ireland has. Just doesn't seem like you can do anything over there. Yeah. Unless like really special circumstances, which is really sad. There should be way more put into education because that's how it keeps the country running. This is awful. Like, and the government won't even give him a loan, even though he's working 7 days a week non-stop. Any medical emergencies, anything, he keeps the financial status of the family going. And the kids already have degrees, so they know they're smart and they know they're going to do it. So इतना दबे हुए वंचित लोग हैं, इस पर जैसा गौर करने का चीज है। परिवार की इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको बच्चों के एजुकेशन में पैसा खर्च करना होगा। अगर पैसा ना हो, आप एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आपकी मोबिलिटी बढ़ती नहीं है, इसका मतलब है कि पैसा कम रहता है, इसका मतलब है कि आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते, इसका मतलब है मोबिलिटी बढ़ती नहीं, और ये साइकिल चलता रहता है। और इंडिविजुअल लेवल पर जो देवानंद जी की कहानी है, वो मैक्रो लेवल पर देश की कहानी भी बन जाती है, और देश फंस जाता है मिडिल क्लास ट्रैप में। जब एक देश की इकोनॉमी कई सालों तक ग्रो करती है पर एक टाइम के बाद थम जाती है, तो लोग कितनी भी मेहनत कर ले, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं बदल पाती। और यही देवानंद जी की कहानी है। इसके पीछे एक मेजर कारण है लक। हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कि जिंदगी की लॉटरी हमारी जर्नी में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप सिंगापुर में पैदा हुए हैं, जहाँ जीडीपी पर कैपिटा 82,000 US डॉलर्स है, तो आपकी जिंदगी बहुत अलग होगी। और अगर आप इंडिया के बिहार में पैदा हुए, जहाँ जीडीपी पर कैपिटा बस $600 है, तो आपकी जिंदगी बहुत ही अलग होगी। और इंडिया में अजीब सिचुएशन ये है कि सिंगापुर और बिहार दोनों ही सेम देश में है। There is a Singapore which is, let's say, 60 lakh people. They are exactly consuming like that. They are behaving like that. Yeah. Then there is a Poland which is another 2.5-3 crore people. Interesting. Yeah. Very similar GDP, similar per capita. Yeah. And then there is Mexico, which is around 7-8 crore people. That the rest of India, which is the balance India, which is Singapore, Poland, and Mexico, they are like sub-Saharan numbers, 1100 per capita. मेरा सबसे फेवरेट कोट इंडिया के बारे में है कि whatever you say about India, the opposite is also true. ये सच है क्योंकि हमारे देश में सिंगापुर भी है और सब सहारन अफ्रीका भी। सिंगापुर पार्ट को लगता है कि पोलैंड, मेक्सिको और सब सहारन वाले लोग ढंग से काम नहीं कर रहे, और इसी वजह से हमारा देश अभी तक सिंगापुर नहीं बना। पर वो लोग ये भूल जाते हैं कि जिंदगी में सक्सेस के पीछे एक सीक्रेट है। गौतम देवानंद जी की तरह सिंगापुर में नहीं है, बल्कि बिहार में है, जो पटना में एक बेकरी चलाते हैं। जहाँ देवानंद जी 15-20 हजार रुपए कमाते हैं हर महीना, गौतम 2 लाख रुपए कमाते हैं। देखिए, हम पटना के रहने वाले हैं और पटना शहर में ही मेरा एक बेकरी का बिजनेस है। हमको बेकरी का शौक नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी को बेकिंग का शौक था और वो बेकिंग का कोर्स की हुई है। अब पहली नजर में आपको लगेगा कि गौतम जी की सिचुएशन तो बहुत अच्छी है, वो बेहतर जरूर है देवानंद जी के कंपैरिजन से, पर बिजनेस चलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस इनकम के साथ साथ उनके कई बिजनेस एक्सपेंसेस भी हैं। मेजरली मंथली के हिसाब से लगभग एवरेज 2 लाख का है। बिजनेस एक्सपेंसेस 60K के अराउंड रेंट और बिजली बिल में चला जाता है। उसके बाद स्टाफ एक्सपेंस में 40,000, 40 to 50,000, और उसके बाद रॉ मटेरियल्स में लगभग 40,000 के आसपास। प्रॉफिट मेरा 50,000 के आसपास। तो जो उन्होंने 50,000 रुपए कमाए, क्या वो उनकी सेविंग्स है? बिल में 20 से 22,000 रुपए चला जाता है। ग्रोसरी में 8,000 के आसपास, 8 से 9,000। उसके बाद हम लोग ज्यादा बाहर खाते नहीं हैं, तो मतलब मान के चलिए 2 से 3,000 बाहर का खाना का खर्चा होता है कभी कभी जो होता है। और उसके बाद मेरा 4 से 5,000, 6,000
फ्यूल एक्सपेंस है। और महंगाई एक ऐसी चीज है जो उनको लगातार चुभती रहती है। आप आज से 10 साल पहले चले जाइए, आपके लिए 50,000 रुपया काफी होते थे एक अच्छा लाइफ जीने के लिए, लेकिन आज के डेट में वो इनसफिशिएंट है। बिजनेस एक्सपेंसेस और महंगाई के बाद देश के स्मॉल बिजनेस ओनर्स बहुत परेशान है टैक्सेस से भी। आपने रिसेंटली एक वायरल वीडियो देखा होगा एक बिजनेसमैन का जो अन्नपूर्णा होटल के एमडी है कोयम्बटूर से, जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को जीएसटी के बारे में कंप्लेन कर रहे थे। ஜிஎஸ்டி போட்டு கொடுக்கறது கஷ்டமா இருக்கு. ஒரு பன்னுக்கு ஜிஎஸ்டி கிடையாது. பன்னுக்குள்ள ஒரு கிரீம் வச்சுட்டு அதுக்கு 18% ஆயிடுச்சு. கஸ்டமர் என்ன சொல்றாரு, நீ கிரீமையும் ஜாமையும் கொண்டா நானே வச்சுக்கிறேன். பணம் நடக்க முடியல. और गौतम उनकी फ्रस्ट्रेशन शेयर करते हैं। लेकिन आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आप उस पे टैक्स दे रहे हैं। आप जो भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उससे अगर बच करके पैसा आता है आपके पास तो आप इनकम टैक्स दे रहे हैं। अगर आपको रेंट और सैलरी सारा कुछ दे करके आपके पास पैसा बचता है तो उस पर आप इनकम टैक्स दे रहे हैं। अगर उसके बाद भी अगर आपके पास कुछ पैसा बच जाता है और अगर आप खर्च करते हैं तो उस पर भी हर प्रोडक्ट पे आपको टैक्स देना ही पड़ रहा है। तो इस हिसाब से भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है नॉर्मल पीपल्स के लिए। टैक्सेस और दूसरे खर्चों के बाद उनके पास ज्यादा सेविंग्स बचती नहीं है। इसका मतलब है कि अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। कई बार अपने परिवार की खुशी उनको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। Unfortunately, it's the same in every country. Taxes are just ridiculous. Yeah. They're just a joke. So you pay tax on the salary that you earn, and then you pay tax on the rest of the money for everything that you buy. Yeah. It's just tax, 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 tax. You get to pay tax on your tax, and even some countries, when you get your tax back, you also owe a tax on that. Mm-hmm. But where's all the tax going? Because it doesn't seem to help the country, which is what it's supposed to do. Yeah, it seems countries, their percentage is not going up in employment, nor is there anything being put into infrastructure. Only every 20 years is there a project being done. But it's funny, all these taxes, yet we all keep getting poorer. Yeah, that's what I mean. There's no... Taxes aren't fixing. This is in Ireland that we're talking about, but we're assuming after watching some of this, it's the same in India. Yep. They're not going towards fixing the roads. They're not going towards education. They're not going towards mental health. They're not actually going towards helping people. So where are they going? Yep. Apart from lining the politicians' pockets. But everyone's going to give out about that in the comments and say, that's wrong, the taxes are for this. But are they really? Yeah. He started a business there, it wasn't his passion, but thankfully his wife got educated and, you know, got him a job and looked after him. Otherwise they wouldn't be able to feed themselves, thanks to the wife once again sorting all the business. And then, even then, from a normal glance, we're all thinking as soon as we hear they have a business, oh, they're fine. Yeah. But they're not. And then they walk you through. See, this is the stigma with people when people think, oh, you're self-employed or you have a business straight away. You have all this money. You don't. You actually have a lot more outgoings than you think. More tax. जो एक इमोशनल बर्डन बन जाता है। जितना में सिर्फ आप घर चला पा रहे हैं और आप अपने फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं और खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक इशू होता ही है। अगर हम लोग को ऐसे भी कुछ एक्सटर्नल खर्चा आ जाता है तो वो हम लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। और ऐसे बोले तो ना हम अपनी पत्नी के लिए कुछ खरीदना मेरे लिए मुश्किल होता है, या खुद के लिए नए कपड़े खरीदने, या भाई के लिए कुछ नया खरीदना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ देवानंद जी के पास पैसा नहीं था ट्रैवल करने के लिए, गौतम के पास समय नहीं है। अभी तो पैसा भी नहीं बचता है और टाइम भी नहीं बचता है। हम जब से बिजनेस में आए हैं तब से दोस्तों की शादियों को छोड़कर कोई वेकेशन या सेल्फ टाइम नहीं मिला है हमको। डेली इसी काम में बिजी रहते हैं और छुट्टी अभी तक तो नहीं मिली है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर बस एक बिजनेस ओनर ही समझता है। इनफैक्ट अभी हम नेगेटिव में ही हैं, क्योंकि जैसे पिछला 6 महीना जो खराब गया उसमें मुझे रेंट भरने के लिए या फिर स्टाफ को सैलरी देने के लिए मुझे कर्ज लेना पड़ा कुछ अपने ही दोस्तों से, और जिसके कारण कि मतलब जो अभी जो शॉप ओपन कर रहे हैं उसके लिए भी इनफैक्ट हमको दोस्तों से लोन लेना पड़ा। तो ये मेरे लिए नेगेटिव ही है। और ये बस गौतम की कहानी नहीं है, बल्कि देश के हर स्मॉल बिजनेस ओनर की कहानी है। रिसर्च ने दिखाया है
कि इंडियन कंपनीज अमेरिकन या फिर इवन मैक्सिकन कंपनीज से बहुत छोटी होती हैं। इंडिया में करीब 90% मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में 4 से ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं होते। इस समस्या की जड़ है हमारी सरकार की रेगुलेशंस। इंडिया में कई स्ट्रिक्ट लेबर लॉज तब लागू होते हैं कंपनीज पर जब वो 10 से ज्यादा लोग हायर कर लेते हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं? वो 10 लोग को हायर ही नहीं करती, वो 9 में रुक जाती हैं, या फिर वो 10वें को हायर भी करती हैं तो इलीगली, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के। जब आप अपनी कंपनी बढ़ा नहीं सकते तो आपको अपने सप्लाई से अच्छी डील नहीं मिलेगी, जिसका मतलब है कि आपकी कॉस्ट हरदम ज़्यादा रहेगी और आप सेव नहीं कर पाओगे, जिसका मतलब है आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से मैक्सिको या फिर पोलैंड वाले हिस्से से सिंगापुर में आना बहुत मुश्किल है। अब सब सहारन अफ्रीका या फिर मैक्सिको से सिंगापुर आना बहुत मुश्किल है, पर अगर आपका परिवार पोलैंड में है तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। अंकित बेंगलुरु में एक आईटी एम्प्लॉई है जिनकी अच्छी सेविंग्स भी है और फैमिली बैकग्राउंड भी। My dad is still working for like last 25 years in a pharma company, so I don't have to support my parents. उन्होंने पुणे के एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करी और उनको कोई लोन भी नहीं लेना पड़ा। एजुकेशन पे तो my parents paid for my degree, so thanks to them, so I don't have to pay anything. आज वो एक बहुत रेप्यूटेड कंपनी में काम करते हैं एक तगड़ी सैलरी के साथ। As of now, तो I can save around 30 to 35% of mine. I mostly invest it in mutual funds, which can be divided like some percentage of my money will go into small cap, some in mid cap and more. ये बहुत डिफरेंट सिचुएशन है गौतम और देवानंद से। गौतम एक तरफ छोटी मोटी SIP में जरूर इन्वेस्ट कर पाते हैं, जबकि देवानंद इन्वेस्टिंग को अभी छू भी नहीं सके। जहाँ देवानंद जी के पास पैसा नहीं था, गौतम के पास टाइम नहीं, अंकित के पास दोनों है। आफ्टर सेविंग और जो भी बचता है उसमें मैं घूम लेता हूँ। लाइक आई ट्रैवल 5 लाख आखिरी के 4-5 महीने में मैं एवरी अदर मंथ में कहीं कोई आई वाज देयर इन सम प्लेस, तो काफी घूमना हो रहा है अभी। उनके घर में एक हाउस होल्ड हेल्प है जिसकी वजह से वो घर में टाइम स्पेंड कर पाते हैं और कई बार मूवीज भी देख लेते हैं। अगर देवानंद जी को एक हेल्थ इमरजेंसी आ गई तो उनकी सेविंग 0 हो जाती है। जो थोड़ा बहुत बचता भी है तो कभी बीमारी होता है तो उसमें हॉस्पिटलाइज में खर्च हो जाता है। जबकि अंकित की कंपनी उनको हेल्थ इंश्योरेंस देती है। हेल्थ केयर पे तो मैं कुछ करता नहीं हूँ बिकॉज आई वर्क इन फॉर्चूनेट इनफ टू वर्क इन अ गुड कंपनी वेयर इट इज टेकन केयर ऑफ। देवानंद जी का एक बहुत सिंपल सपना है, रोटी कपड़ा और मकान, जबकि अंकित का सपना बहुत अलग है। फाइनेंशियल गोल आई थिंक इट इज टू नॉट वर्क, लाइक आई वांट इनफ मनी सेव्ड एंड इन्वेस्टेड सो दैट मुझे उसके लिए काम ना करना है, वेयर आई जस्ट वर्क फॉर फन नॉट फॉर सर्वाइवल। अब आप में से कई लोग का रिएक्शन होगा कि यार लाइफ सक्स एंड लाइफ डज सक अगर आप सब सहारन अफ्रीका वाले पार्ट में। मेरे पापा राजस्थान के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। प्राइमरी स्कूल के लिए उनके पास कोई बिल्डिंग भी नहीं थी, बल्कि वो एक पेड़ के नीचे पड़े थे। बहुत छोटी सी उम्र में उनके पापा गुजर गए थे, जिसके बाद मेरे ताऊजी ने एक फादर फिगर का रोल प्ले किया हमारी फैमिली में और उन्होंने ही मेरे पापा को पढ़ाया लिखाया। तो लक और हार्डवर्क की वजह से मेरे पापा राजस्थान के एक गांव से दिल्ली आ गए नौकरी के लिए और उनके लक और हार्डवर्क के कॉम्बिनेशन की वजह से उनका बेटा आज YouTube पर वीडियो बना सकता है और स्टैनफोर्ड में पढ़ाई कर सकता है, बस इस वजह से कि परिवार में एक आदमी कई साल पहले एजुकेटेड हो गया था। बस जो जिंदगी की लॉटरी मैंने जीती उसमें मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मेरे परिवार ने किया। और इंटर जनरेशन मोबिलिटी की ब्यूटी यही है, जहाँ कुछ सालों में ही किसी भी फैमिली का फॉर्च्यून बदल सकता है, पर उस चीज के लिए लक की भी जरूरत होती है। जैसे मेरे ताऊजी ने CA किया, उसी वजह से वो मेरे पापा को पढ़ा पाए। देवानंद जी के लिए लक कुछ और हो सकता है, जैसे उनके परिवार के एक बच्चे में कोई टीचर उनका टैलेंट नोटिस करेगा और उनको सुपर 30 में डाल देगा, जिसके बाद वो बच्चा JEE क्रैक कर लेगा। पर उस चीज के लिए हमें परफेक्ट अलाइनमेंट चाहिए होगी, अपॉर्चुनिटी, टैलेंट और रिसोर्सेज की, ऐसी अलाइनमेंट जो सबके पास नहीं होती। पर एक ऐसा सिस्टम जिसमें बिजनेस एजुकेशन का नहीं है बल्कि टूर्नामेंट का है, उधर अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज मिलना देवानंद जी जैसे लोगों के लिए इतना आसान नहीं है। पर अगर उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो देवानंद जी की इंटरजनरेशन मोबिलिटी का क्या हुआ? इस मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए इंडिया को एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और छोटे बिजनेसेस को इनकरेज करना होगा, ताकि जो हमारी जिंदगी की लॉटरी है उसकी इम्पोर्टेंस कम हो सके। ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं कि जो इस पर जरा सा गौर करने का चीज है कि हाँ अभी भी
भारत विकसित देश में कितना दबे हुए वंचित लोग हैं, इस पर जैसा गौर करने का चीज है। It was a heavy story. So first off, a very big shout out to the original content creator. Make sure you check them out, give them a like, subscribe, and share and all that good YouTube stuff. And a very big shout out to you guys for sending this over. Very hard story to watch, but it's amazing as well to see the 3 parallels. And although the poorest man in the story that's supporting his family 7 days a week without fail, he's still smiling in the interview. He's actually smiling, if you notice, more than the other two. Yeah. What did you think of that, Danielle? It really puts it into perspective for you, seeing the 3 different people there. Like, one person goes to college in your family and it can make such a difference forever. But it's so hard to get there. That's just awful. It's just so hard. India really needs to put more into their education and make more colleges to help people out, because that's, like, it's getting more developed and it is getting more money into the country, but it needs to be put in the right places. Like, it's horrible seeing people like that working 7 days a week non-stop, can't take a break, can't even watch a show for half an hour, can't do anything. Their kids are a little bit educated and that's as far as they can go, and they can't get jobs in the village and they can't do anything like that. It's just horrible. It's really sad to see. It's just so upsetting. But how do you fix it? Or is it ever going to be fixed? Are our own governments exploiting them? Yes. Yes, they are. Big thing for people to take note of from across the world, especially Ireland as well, because we have this problem at the moment. Working against your own family only leads to generational problems. As you can see here, one person in the family helps everyone. Yep. Or the whole family helps each other and make sure to build each other up. They can't make it over. Even then, you still have the government to deal with. They're the ones implementing all these strategies. I didn't really, if somebody can link us in the comments as well, we're going to do our own research after this too. Was he saying that small businesses can't hire any more than 10 people? So they can't expand to get more money? Is that not just keeping them all still in the hole? Yeah. They're still just stuck, even when they're trying their hardest. They're having a business, they're working so hard, and they just can't do it. Yeah. Because there's just a block in place. Is that right? Is that what we heard? Yeah, that looks like what we're seeing here. Regardless of how much the small businesses are trying to build up their own communities and their families, the government seem to have little blocks in place, so they have to hire people illegally, it looks like, just to try and get ahead. Yeah. Otherwise, it'll close them off from other government help. Yeah, it's not. It's really not right. It's not right. But, you know, if you're from India, or if you're working class, if you're not working class, if you're rich, if you're poor, if you're watching this video, let us know, is this actually what it's like? Because, you know, the internet can tell you one thing and it's not really like that. Yeah. Is it actually like that living there? Let us know your thoughts down in the comments down below. And if you enjoy watching this with us, make sure like, subscribe, comment, share, all that good YouTube stuff. And that has been our 2 cents, and we'll chop ourselves out of this.